सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वेडनेसडे भाई। अरे बहुत दिनों से ट्यूसडे चल रहा था यार, चलो आज वेडनेसडे हो गया। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं, पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था ना कि जैसे ये एक सर्कल था। सबसे पहली चीज़ तो भाई जो मैंने दिया था काम वो कर लिया होगा मेरे हिसाब से शायद, ठीक है। मैंने जैसे क्वेश्चन करवाया, बोला था करने के लिए कि भाई ये रेडियस आर है और ये भी मान लो रेडियस आर है अपन की, ठीक है। समझ में आ गया इतनी बात? हाँ, ये कोई 30 डिग्री एंगल्स इसने स्वैप करा ऐसे, ठीक है भाई। तो मेरे को ये डिस्टेंस बतानी थी, तो तुमने मेरे हिसाब से डिस्टेंस तो निकाल दी होगी। क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू आर का अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। थीटा तुमने क्या लिया, 30 डिग्री, नहीं इसको चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर, रेडियंस के अंदर। तो 30 डिग्री जो होता है ना वो पाई बाय 6 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पाई बाय 6। आर का आ जाएगा, रेडियस का रेडियस जो आर है, ठीक है। पाई बाय 6 कैसे आया है वो भी देख लो कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर, 1 डिग्री पाई बाय 180 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और 30 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 30, ठीक है भाई। इतनी बातें आ गई समझ में। काट दो भाई 3 बार, ओ सॉरी 30 है ना, सॉरी, तो ये 6 बार कट जाएगा, तो पाई बाय 6। तो आर्क जो आएगा यहाँ से वो कितना आ जाएगा, पाई आर बाय 6। चलिए, अब मैंने एक और चीज़ बोली थी यहाँ पर जो अब इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो है ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कोई एंगल स्वैप करा जिसको बोल दिया मैंने 30 डिग्री। यही सेम सवाल है, डिस्टेंस तो ढूंढ लिया लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट ढूंढो भाई, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ढूंढो ये वाला। अब भाई इसको कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखो पहले, इसका डेरिवेशन भी करवा देंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, चलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर अच्छी तरीके से लिखना है। क्या लिखना है इम्पॉर्टेंट चीज़ इधर, कि जब एक सर्कल हो या मेनली जब एंगल स्वैप हो, या ये देख लो ना, हाँ लिख लेना तुम, जब एक पॉइंट से अपन देख रहे हो, ठीक है। इसको ऐसे समझो, मैं एक एग्जांपल, ठीक है। ये अपन का सर्कल के अंदर ही अप्लाई होगा, ठीक है। मेनली अपन के सर्कल के अंदर ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी मेरे को दे रखा हो कि भाई मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो सेंटर से, मतलब जो सेंटर है ना सर्कल का, हाँ, है ना, तो अगर रेडियस सेम हो, मतलब अगर डिस्टेंस अपन की एक पॉइंट से मेज़र कर रहे हैं, अगर वो सेम हो, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, है ना, फिर पूरा डेरिवेशन करवा देंगे, है ना। अगर वो सेम हो, ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पर कि भाई जो डिस्टेंस हो ना अपन की वो सेम हो, मतलब यहाँ इस पॉइंट P से इस पॉइंट Q तक जा रहे हैं, तो देखो इस P पॉइंट से Q पॉइंट पर जा रहा हूँ, हाँ, तो यहाँ से अपन सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे तो आर ही रहेगी। तो डिस्टेंस अगर अपन की सेम है और एंगल्स कोई ना कोई स्वैप्ड हुआ है, तो ऐसे वाले केस में जो अपन फॉर्मूला लगाते हैं ना डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या होता है, 2r sin थीटा बाय 2। क्या होता है, 2r sin थीटा बाय 2। अब ये आया कैसे, इसको देखो, ये सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक बात पता है, ये अपन का कोई आर्क कवर हुआ जिसको बोला PQ, यहाँ से यहाँ तक सबसे छोटी डिस्टेंस होगी ये, ठीक है, P से Q तक। अब तुमने अगर वेक्टर पढ़ रखा है ना थ्योरी के अंदर, तो तुम इस सवाल को समझ जाओगे। ये तो डायरेक्ट भी याद कर लो, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अपन का नीट के अंदर, जो होगा डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, ठीक है, हाँ, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, डायरेक्ट। अब देखो हुआ कैसे, सबसे पहली चीज़ तो देखो कि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपन बनाएंगे। अपन को पता है डिस्टेंस जो होता है ना, मेनली जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो P से Q तक मैं डिस्प्लेसमेंट मेज़र कर रहा हूँ। क्या मेज़र कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट। एक सेकंड, देखो भाई क्या हो रहा है कि P से Q तक मैं डिस्प्लेसमेंट मेज़र कर रहा हूँ। मुझे अगर तुमने वेक्टर के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाते हैं तो इनिशियल से फाइनल की तरफ बनाते हैं। मतलब मान लो एक कोई पोजीशन वेक्टर है r1 और एक कोई पोजीशन वेक्टर है r2। ये पोजीशन वेक्टर है, मतलब ये मान लो यहाँ पर पार्टिकल 1 था, यहाँ पर पार्टिकल नंबर 2 था। अब मैं 1 से 2 की तरफ जा रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे बनाऊंगा, कैसे, ऐसे। तो इस जगह पर भी मैं P से Q की तरफ जा रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा P से Q की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर जो अपन चीज़ निकाल रहे हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट है।
देखो ये हो गया अपन का क्या, जो मेन डिस्प्लेसमेंट अपन को निकालना है। हाँ, अब ये है अपन का रेडियस। देखो रेडियस कैसे बन रहा है, एक सर्कल यहाँ बना देते हैं, ये सर्कल है, ठीक है, ठीक है। देखो ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल से पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये हो गया अपन का क्या, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब मैंने यही डायरेक्शन क्यों बनाई, क्योंकि P से लेकर मैं Q पे जा रहा हूँ। अब देखो ये है, अब मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ इस रेडियस को, कैसे, ऐसे, तो इस सेंटर से इसकी तरफ जा रहा हूँ, तो ये बन गया मेरा एक और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और यहाँ से ऐसे, ठीक है, मतलब क्या हुआ, ऐसे हुआ। देखो ये था मेरा P पॉइंट, ये था मेरा Q पॉइंट, तो P से Q की तरफ एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया मेरा, ठीक है। हाँ भाई, अब ये था सेंटर, सेंटर से मैंने यहाँ पर बना दिया एक यूं करके डिस्प्लेसमेंट, ये रेडियस वाला वेक्टर, और एक ये बना दिया मैंने। हाँ, अब तुमने पढ़ा होगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि इफ़ टू वेक्टर आर जॉइंड विथ हेड टू टेल, देखो ये हेड और टेल से अगर जुड़े हुए हैं तो तीसरा वाला इनका रिजल्टेंट होता था, जो पहले वाले के हेड से जुड़ा हुआ होता था, या इसके वाले के टेल से जुड़े हुए होते थे, ठीक है। ऐसा अपन तुमने पढ़ा होगा वेक्टर लॉ, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको अपन यहाँ बनाते हैं अच्छी तरीके से और इसको समझते हैं। देखो समझो आराम से समझेंगे। तो देखो ये था मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, ये था मेरा रेडियस वाला वेक्टर जिसको बोला आर वेक्टर, ये भी था मेरा आर वेक्टर। अब देखो दो वेक्टर जब हेड टू टेल ज्वाइन होते हैं, तुमने ऐसे कुछ पढ़ा होगा, यहाँ देखो कि ये मान लो रिजल्टेंट है, ठीक है, ये नहीं, ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, और उनका रिजल्टेंट आर है। तो कैसे लिखते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू रिजल्टेंट, ऐसे लिखते थे ना भाई। हाँ, तो भाई हेड टू टेल ज्वाइन होते थे तो उनको साथ में लिख दिया कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू रिजल्टेंट, ठीक है। हेड टू टेल जुड़े हुए, मतलब इन दोनों का जब मैं वेक्टर सम करूँगा तो इसके बराबर आएगा। हेड टू टेल में ये कहानी होती है, देखो हेड टू टेल में ये और ये जुड़े हुए, इसका मतलब आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर किसके बराबर होगा, आर वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर मेरा आर वेक्टर के बराबर होगा। हाँ, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा किसके बराबर होगा, यहाँ पर आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। अब देखो बहुत बच्चे या बहुत स्टूडेंट ये सोचेंगे आर में से आर को माइनस कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आ जाएगा। नहीं, जब भी कोई भी चीज़ वेक्टर में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है ना, तो डायरेक्ट अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करते उसको। जैसे अपन ने लिख दिया 2 माइनस 2, तो तुम ज़ीरो लिख दोगे, हाँ। लेकिन जैसे मैंने लिख दिया ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जैसे इधर लिखा, तो नहीं होगा ज़ीरो, ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो, भाई ये वेक्टर है, डायरेक्शन सेम हो तो जुड़ जाएंगे, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड सेम है तो कट जाएंगे, ठीक है। ये बात की बात है, लेकिन तुम इतना समझो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो मेरे को पता है कि जब भी दो वेक्टर को माइनस करते हैं, मतलब आर वेक्टर अगर मेरा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, ठीक है, मान लो अगर ऐसा है केस, तो तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या फार्मूला पढ़ा होगा, एक मिनट इसको हटाओ यार, ठीक है। क्या फार्मूला पढ़ा होगा कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन माइनस का साइन है तो अपन यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, तो माइनस का कॉस, ठीक है, माइनस इधर है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट पन्ने पर चलते हैं, उसको अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है भाई। इधर देखो पहले लिख दिया यार मैंने, ठीक है, शूट करने से पहले देखो क्या लिखा हुआ है कि भाई देखो अपन ने एक चीज़ देखी, जो एस वेक्टर होगा वो आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर होगा, भी पीछे देखा, हाँ। और मुझे अभी पता है फॉर्मूला कि रिजल्टेंट अगर मान लो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, यही बनेगा अपन का, हाँ। तो यहाँ पर भी ये चीज़ करा है, दिस इज़ ए वेक्टर, मान लो ये है बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर माइनस का माइनस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा, हाँ भाई। और ये एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो थीटा होता है ना, क्या बोला मैंने, ये जो थीटा है,
ये थीटा है अपन का, क्या बोला है थीटा। ये थीटा जो होता है हमेशा, ये किस किस के बीच का एंगल है, सबसे पहली चीज़ तो ये देखो, ये जो थीटा है ये इस आर और इस आर के बीच का एंगल है। देखो ये आर और ये आर के बीच का एंगल है। और हमेशा याद रखना, जब भी अपन इस ये वाला जो एंगल लेंगे ना, ये हमेशा टेल टू टेल ज्वाइन होना चाहिए। देखो इसकी पूछ ताल से ताल मिलाते हुए एंगल लेना है, टेल टू टेल। जैसे इसको ऐसे समझो, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मान लो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, ठीक है। मैंने बोला ये एंगल थीटा है फॉर एग्जांपल, है ना। हाँ, तो तुम्हारा, अब मैंने पूछा ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब मैंने बोला क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में ये एंगल थीटा है, तुम्हारा आंसर आएगा नहीं। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा नहीं है, बल्कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, ये अपन एक पैरेलल शिफ्टिंग पढ़ते हैं, इसको उठाते हैं और इसको आगे कर देते हैं यूँ करके, यूँ। तो भाई देखो ये था थीटा और ये पूरा है 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा छोटा सा एंगल 180 माइनस थीटा, ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो 180 माइनस थीटा है ना, ये एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो ये है एक्चुअल वाला, ये है, ठीक। इस जगह से इस जगह तक ये जो एंगल है ये है। हमेशा याद रखना, एंगल हमेशा टेल टू टेल लेते हैं। देखो इसका टेल और इसका टेल मिलना चाहिए, हेड टू टेल होगा तो वो उन दोनों के बीच का एंगल नहीं होगा, ठीक है। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, जिस टीचर से भी थ्योरी पढ़ो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें तो देखो इसको अगर लिखेंगे तो 2r² माइनस 2r² कॉस थीटा, इसको 2r², ये 2r², यहाँ से 2r² कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस 1 माइनस कॉस थीटा की अपन वैल्यू ढूंढेंगे। मुझे पता है cos 2 थीटा जो होता है वो कितना होता है, cos² थीटा माइनस sin² थीटा। ये तुम्हारे को पता होना चाहिए, ठीक है, ये तुम्हारे को पता होना चाहिए। अब देखो मैं काम कर सकता हूँ, मुझे एक और बात पता है, इस sin² थीटा प्लस cos² थीटा जो होता है ना मेरा, वो कितना होता है 1। तो यहाँ से अगर मैं cos² थीटा की वैल्यू निकालूँ तो 1 माइनस sin² थीटा आएगा। हाँ भाई, तो यहाँ से अगर मैं एक चीज़ लिखूँ तो cos 2 थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, cos² की जगह ये लिख देता हूँ 1 माइनस sin² थीटा माइनस sin² थीटा। तो cos 2 थीटा की यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस 2 sin² थीटा। भाई माइनस का sin² थीटा और माइनस का sin² थीटा क्या बनेगा, 2 माइनस का 2 sin² थीटा। अरे हाँ ना तो बोल दो भाई। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम मज़ा आ गया, फील आ गया ना पूरा। फील तो देखो यार, क्वेश्चन से नहीं दिला सकते, थ्योरी से मजा आएंगे फील देना। चले भाई आगे, यहाँ तक तो आ गई बातें समझ में भाई। अब मेरे को मेन ढूंढना क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक जो कंसेप्ट है ना मैथमेटिक्स का यहाँ पर काम आएगा। मैं कह रहा हूँ ये डेरिवेशन तुम्हारे स्कूल में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी आनी चाहिए। नहीं तो मैं सिंपल से कह रहा हूँ फॉर्मूला याद कर लेना तुम्हारे को टफ लग रही है वो तो, ठीक है, लेकिन मेरा काम है भाई बता देता हूँ यहाँ, ठीक है। अब ये जो थीटा है ना, ठीक है, इसके साथ है 2, तो ये 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और ये हमेशा थीटा के नीचे जाएगा। क्यों भाई, इसको ऐसे समझो भाई, थीटा से, अब जैसे देखो मैंने लिखा कि 2 sin थीटा इक्वल्स टू, मान लो कुछ भी है x, और मैंने लिखा कि sin 2 थीटा इक्वल्स टू y। तो ये जो 2 है ना, अगर मैं इसको यहाँ के डिवाइड में भेजूँगा तो ये x के डिवाइड में जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि थीटा से इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखें अगर गौर से, तो यहाँ पर ये साइन थीटा की फॉर्म में बन गया। ये जो पूरा ये एक एंगल की तरह काम करेगा 2 थीटा। तो ये जो 2 है ना, ये हमेशा एंगल के अंदर जाएगा। तो ये थीटा जो है ना, ये 2, ये थीटा के साथ है, तो ये हमेशा किसके डिवाइड में जाएगा, थीटा के डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ से cos 2 थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस 2 साइन थीटा बाय 2, और यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से सिंपल सी जो वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस थीटा की, वो आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। कैसे आई भाई, इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर भेज देंगे, आ जाएगी वैल्यू, ठीक है भाई। अब ये वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा की पुट कर देते हैं इस जगह पर और आ जाएगा आंसर। तो √2r² इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको लिखें तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, r² sin² थीटा बाय 2। बाहर ले लो, ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बार आ गया, r बार आ गया और साइन थीटा बार आ गया, साइन थीटा बाय 2। तो ये फॉर्मूला है जब डिस्टेंस जो हो अपन की दोनों से
वो सेम हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एक छोटा सा इस पर सवाल कर लेते हैं, यही सवाल बनेगा अपन का। जैसे मान लो ये है वही वाला, ये P है, ये Q है, ठीक है भाई, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ से नहीं, ये मान लो अपन को कोई पॉइंट है R, ठीक है, ठीक है। ये जो एंगल है ना, इसको मान लेते हैं 30 डिग्री। मैंने बोला कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। ये R है, ये R है, तुम्हारे को कुछ नहीं करना, ठीक है भाई। अगर दोनों डिस्टेंस सेम हो तो ये वाला फार्मूला लगा देना है, 2r sin θ/2। अब देखो 2 की जगह 2, r की जगह r, साइन की जगह साइन, और थीटा कितना है 30 डिग्री अपॉन 2, तो 2r sin 15 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब तुम्हारा सवाल यहाँ पर बनना चाहिए यार, इस थीटा को यहाँ पर रेडियन में क्यों नहीं लिया। देखो थीटा को रेडियन में तब लेते हैं जब थीटा अकेले हो, ठीक है ना। सिर्फ अकेला थीटा लिखा हो ना तो उसको रेडियन में ले लेंगे। अब साइन के साथ है तो यार साइन 30 लिख दिया तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू अपन बना सकते हैं, हाँ, इसलिए अपन यहाँ पर रेडियन में चेंज नहीं करेंगे। तो आई होप ये पूरा डेरिवेशन और ये नीट में आ सकता है सवाल, तो अच्छा सवाल था और इसको मेरे हिसाब से हर कोई सीख गया होगा, ठीक है। तो आई होप मज़े आ गए होंगे यार, बहुत लंबी खींच गई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।